जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल सच्चा ज्ञान टीवी में। आज हम लेकर आए हैं तीन चतुर पंडित की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बरसात उस रात कुछ ज्यादा ही जिद्दी थी। बादलों की गड़गड़ाहट बार बार आसमान को दो हिस्सों में फाड़ देती थी और हर बार चमक के साथ गांव के बाहर पुराने बरगद के नीचे तीन परछाइयां एक पल के लिए साफ दिखती। तीन पंडित। उनके चेहरों पर ना श्रद्धा थी ना शांति, बस एक घबराहट जो भीतर तक कांपती थी। देखा, वो फिर हिला। पंडित माधव ने कांपते हाथ से जमीन की ओर इशारा किया। वहीं गीली मिट्टी में किसी ने सफेद सूती कपड़ा गाड़ रखा था और उसमें से हल्की सी हरकत, जैसे कोई सांस ले रहा हो। पंडित रामेश्वर ने कंधे पर पड़े गीले अंगोछे से चेहरा पोंछा और धीमे से बोला, ये खेल अब बहुत दूर जा चुका है माधव। अगर किसी ने देख लिया तो क्या? तीसरा पंडित हरिदास बीच में बोल पड़ा। उसकी आंखें लाल थीं, पर आवाज में अजीब ठंडक थी। अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। जो बोया है वही उगेगा। बस देखना यह है कि किसकी कब्र पर। अचानक बिजली फिर चमकी और उसी पल एक भयानक चीख गूंजी। वह आवाज इतनी कच्ची थी, इतनी करीब कि तीनों के पांव जैसे जमीन में धंस गए। वो आवाज खेतों की तरफ से आई थी, जहां कुछ देर पहले तक सिर्फ बारिश की बूंदें और मेढ़ों की खामोशी थी। अब वहां कुछ हिल रहा था, कुछ जो जिंदा भी लग रहा था और नहीं भी। माधव ने कांपते हुए कहा, हरिदास, तूने कहा था बस एक मंत्र पढ़ना है। ये सब क्या हो गया? हरिदास की आंखों में उस पल एक अजीब चमक थी, जैसे उसे पहले से सब पता था। उसने धीरे से कहा, मंत्र तो पूरा हुआ ही नहीं। जिसने बीच में बोल दिया उसने सब बिगाड़ दिया। रामेश्वर ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। कौन बोला बीच में? लेकिन हरिदास ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस जमीन की तरफ झुक गया और अपने हाथों से उस सूती कपड़े को हटाने लगा। बारिश अब तेज हो चुकी थी, पर हर बूंद जैसे उसकी उंगलियों पर उबल रही थी। कपड़ा धीरे धीरे हटता गया और नीचे जो दिखाई दिया उससे माधव की सांस अटक गई। वहां एक टूटी हुई मूर्ति नहीं थी, न कोई पशु। वहां था एक इंसानी चेहरा, मिट्टी से सना, पर उसमें जान थी। आंखें बंद थीं, पर होठों पर जैसे कोई अधूरा शब्द अटका था। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। मौन अब गहरा चुका था। हरिदास फुसफुसाया, कसम खा लो, आज की रात किसी का नाम मत लेना। जो देखा वो यहीं दफन समझो। तभी दूर से घंटी बजी, मंदिर की। वो घंटी कभी रात को नहीं बजती थी, और इस बार उसके साथ हवा में एक और आवाज तैर रही थी, किसी के धीमे मगर साफ बोलने की। तीनों में से एक झूठा है। बिजली फिर कड़की, और जब तीनों ने पीछे मुड़कर देखा, बरगद के नीचे वो चेहरा गायब था। सिर्फ एक टूटा हुआ ताम्रपत्र पड़ा था, जिस पर 3 अक्षर खुदे थे, RMH। अगली सुबह गांव अजीब सी खामोशी में डूबा था। रात की बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में अब भी गीलापन था, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। मंदिर के पास से गुजरते वक्त हर किसी को लगा कि घंटी के नीचे की जमीन कुछ ज्यादा गहरी खुदी है। कोई नहीं जानता था कि रात वहां कौन आया था, पर सबको यकीन था कि कुछ हुआ है, कुछ ऐसा जिसका नाम कोई जुबान पर नहीं ला पा रहा। पंडित माधव उस सुबह पहली बार मंदिर नहीं गया। उसने दरवाजा बंद रखा, चौखट पर पुराने कपड़े टांगे और भीतर जाकर पुरानी संदूक खोल दी। वही जिसमें उसके पिता की चीजें थीं, लेकिन आज उसके हाथ में कुछ और था। एक चिट्ठी, भीगी, मटमैली और कोनों से फटी हुई। उस पर किसी ने लिख रखा था, जिस दिन तार टूटे उस दिन यह पढ़ना। माधव के माथे पर पसीना आ गया। वो तारीख वही थी, पिछली रात। उसने कांपते हाथों से कागज खोला। पहली पंक्ति में लिखा था, तीनों में से जो सबसे ज्यादा बोलता है वही सबसे ज्यादा छिपाता है, और जिस रात मंदिर की घंटी बिना हाथ लगे बजेगी, समझ लेना जो नीचे है वो अब ऊपर आएगा। माधव ने कागज को छाती से लगा लिया। दिल धड़कने लगा। उसे याद आया, कल रात हरिदास ही तो जोर से मंत्र के बीच बोला था, और घंटी, वो तो सच में खुद बज उठी थी। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। रामेश्वर खड़ा था, चेहरा थका हुआ, आंखें सूजी हुई।
अंदर आने दे माधव, बात करनी है। दोनों चुपचाप बैठ गए। बाहर से गाय की घंटी की आवाज आ रही थी, पर भीतर का माहौल किसी अदालत जैसा था। रामेश्वर ने जेब से एक और चिट्ठी निकाली। मुझे ये मंदिर के आंगन से मिली, उसने कहा। किसी ने धागे से बांधकर घंटी के ऊपर रख दी थी। कागज खोला गया और पहली लाइन पढ़ते ही माधव के होश उड़ गए। जो मिट्टी में था वो इंसान नहीं था, वो एक सौगंध थी। तीनों ने मिलकर तोड़ी थी। माधव बुदबुदाया। तीनों ने तोड़ी थी, लेकिन हमने तो बस। रामेश्वर ने रोक दिया। बस क्या? तू सोचता है कि हरिदास ने जो करवाया वो किसी देवता के लिए था? दोनों की आंखें टकराईं। कमरे में हवा भारी हो गई। अचानक दरवाजे की झिर्री से कोई परछाई गुजरी। रामेश्वर झट से उठा और बाहर दौड़ा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, बस मिट्टी पर किसी के पांव के निशान, पर वो उल्टी दिशा में थे, जैसे कोई पीछे की ओर चला हो। वापस लौटकर उसने कहा, माधव, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। हरिदास कहाँ है? माधव ने धीमे से जवाब दिया, सुबह सुबह ही गया था। कह रहा था कि उसे मंदिर में कुछ साफ करना है। रामेश्वर ठिठक गया। मंदिर में? दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना बोले बाहर निकल पड़े। मंदिर तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, पर अंदर पहुंचते ही दोनों की सांसें अटक गईं। घंटी की रस्सी आधी कटी हुई थी, जैसे किसी ने रात में उसे जानबूझकर तोड़ा हो। घंटी के नीचे रखा हुआ ताम्रपत्र अब वहां नहीं था, और उस जगह जहां रात को मिट्टी हिली थी, अब सिर्फ 3 चिट्ठियां रखी थीं, हर एक पर एक नाम लिखा हुआ, माधव, रामेश्वर और हरिदास। दोनों कुछ देर तक देखते रहे। फिर माधव ने डरते हुए अपनी वाली उठाई। कागज खोला और उसके भीतर सिर्फ एक लाइन थी, जब झूठ की लाश सच की मिट्टी में दबती है तो तीसरी सुबह कोई उसे जगाने आता है। बाहर आसमान फिर से काला हो गया। हवा में हल्की गंध आई, गीली राख की। रामेश्वर ने धीमे से कहा, तीसरी सुबह यानी परसों। माधव ने सिर झुका लिया, लेकिन तब दोनों ने एक चीज महसूस की। मंदिर के कोने में हरिदास की चप्पलें रखी थीं, गीली और ताजा। अब खेल और गहरा हो गया है। हरिदास कहाँ गया? तीसरी सुबह क्या आने वाला है? और वो जो मिट्टी में था, असल में क्या था? रात को फिर वही सपना आया। बरगद की जड़ के नीचे कोई सांस ले रहा था। मैं मंत्र पूरा नहीं पढ़ पाया। माधव कांप गया था और रामेश्वर ने वो ताम्रपत्र गलत जगह रखा था। लेकिन ये सब उनका दोष नहीं, ये दोष मेरा भी नहीं है। जो मरा था वो मरना नहीं चाहता था। हरिदास ने कलम रोक दी। दीवार पर लगी तेल की दीपक टिमटिमा रही थी। कमरे में नमी थी, और हर बार जब बाहर से हवा आती तो लगता जैसे कोई दरवाजे के पास खड़ा सांस ले रहा हो। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया और डायरी फिर खोली। जब पंडिताई केवल पूजा तक सीमित रहे तो धर्म सुरक्षित रहता है, लेकिन जब ज्ञान के पीछे लोभ लग जाए तब मंत्र नहीं, शाप निकलते हैं। हमने भी वही किया। हम सबने सोचा कि उस ताम्रपत्र में जो लिखा है वो कोई वरदान देगा, हमें बस नाम मिलेंगे, यश मिलेगा और शायद थोड़ा सोना भी। लेकिन वो अक्षर सिर्फ श्लोक नहीं थे, वो किसी की पुकार थी, किसी अधूरे यज्ञ की। हरिदास ने सिर उठाया। मंदिर की ओर से किसी ने घंटी हिलाई। हल्की सी झंकार आई, लेकिन इतनी धीमी कि जैसे किसी ने जानबूझकर धीरे खींचा हो। उसके होंठों पर मुस्कान आई, पर आंखों में डर था। वो जानता था कि माधव और रामेश्वर अब उसके बारे में सोच रहे होंगे। उन्हें लगता होगा कि हरिदास ही सबका सूत्रधार है। शायद वो सच भी सोच रहे थे, पर पूरी सच्चाई नहीं जानते थे। उसने फिर लिखा, जिसे हमने मिट्टी में गाड़ा वो कोई देह नहीं थी, वो वचन था, पुराने गुरुजी का वचन। उन्होंने कहा था कि जिस दिन कोई 3 बार सत्य से मुंह मोड़ेगा, उस दिन सत्य खुद जमीन फाड़कर बाहर आएगा। हमने तीनों ने ही झूठ बोला, अलग अलग समय पर, लेकिन एक ही मंशा से, फायदा उठाने की। मैं भी डर गया था, पर देर हो चुकी थी। मंत्र अधूरा था, पर उसने किसी को जगा दिया। अब वह हमें गिन रहा है। हरिदास ने कलम नीचे रखी और दीपक की लौ पर उंगली फेरी। लौ कांपी नहीं। वो उठा, अलमारी खोली और अंदर से वही ताम्रपत्र का दूसरा टुकड़ा निकाला, आधा टूटा हुआ। उस पर लिखा था, जो तीनों नाम साथ पढ़े वही मृत्यु से आगे देखे। हरिदास ने तीनों नाम जोड़कर बुदबुदाया, रामेश्वर, माधव, हरिदास। कमरा अचानक ठंडा हो गया,
दीवारों पर जमी नमी जैसे हिलने लगी। दीपक बुझ गया और अंधेरे में एक आवाज गूंजी, बेहद धीमी मगर साफ। नाम तो बोले, पर देखना किसे था? हरिदास पीछे हट गया। दीवार के कोने में मिट्टी गिरने लगी थी, जैसे भीतर से कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। उसने घबराकर मंत्र के शब्द दोहराए, पर इस बार आवाज उसके भीतर से आई, बाहर नहीं। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि कानों में गूंजती रही। उसने डायरी फिर उठाई और जल्दी जल्दी लिखा, अगर कोई इसे पढ़े तो जान ले कि ताम्रपत्र की तीसरी लाइन मत पढ़ना। वो नाम नहीं, वो पुकार है, और जो उसे सुन लेता है वो फिर बोल नहीं पाता। अचानक दरवाजे पर 3 दस्तकें हुईं, एक के बाद एक। हरिदास ने सांस रोक ली। कौन है? उसने पूछा। बाहर से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ जमीन पर टप टप, जैसे कोई भीगा हुआ चल रहा हो। वो धीरे धीरे दरवाजे तक गया, झिड़ी से झांका। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जब उसने वापस मुड़कर देखा तो दीपक अपने आप जल उठा था। टेबल पर डायरी के बगल में एक और चिट्ठी रखी थी। उस पर लिखा था, तीसरी सुबह से पहले सच बोल दे, वरना जुबान खुद मिट्टी में चली जाएगी। हरिदास ने डायरी का पन्ना पलटा, पर कलम की स्याही फैल चुकी थी। हर शब्द अब गीला लग रहा था, जैसे किसी ने अंदर से लिखा हो। उसने खुद से फुसफुसाकर कहा, तीसरी सुबह, फिर हंस पड़ा। धीमी, कांपती और पागलपन से भरी हंसी, जैसे किसी को पता हो कि अब सच से कोई नहीं बच सकता। बूढ़ा पंडित झुककर मिट्टी पर बैठा था, हाथ में लकड़ी की छोटी छड़ी और आंखों में सालों की थकान। उसने धीरे धीरे गांव के मंदिर के छोटे से कोने में तीनों पंडितों को बुलाया। बारिश के दिन की कहानी सुनाने की उसकी आदत थी, लेकिन आज का किस्सा अलग था। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि लगता था हर शब्द मिट्टी में समा जाएगा। पर हरिदास, माधव और रामेश्वर उसकी हर आवाज को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, जैसे वो कोई रहस्य खोलने वाला हो। बूढ़े ने कहा, सुनो, कई साल पहले भी ऐसा ही खेल हुआ था। वही बरगद, वही मिट्टी और वही ताम्रपत्र। उस दिन भी 3 लोग थे और उन्होंने सच को झूठ से बदलने की कोशिश की, पर जो हुआ उसने सबको हिला दिया। तीनों पंडित बैठकर उसकी बातों में डूब गए। बूढ़े ने एक ठंडी सांस ली और आगे बढ़ते हुए कहा, तब जो देखा गया वो कोई इंसान नहीं था, कोई शक्ति थी जिसे लोग देवी देवता समझ बैठे। उसने उन तीनों की चालों को उल्टा कर दिया। जो सबसे चालाक था वही सबसे ज्यादा डर गया, और जो सबसे मासूम था वही सबका नायक बन गया। तुम लोग सोच रहे हो कि यह सिर्फ पुराना किस्सा है? नहीं, वही खेल तुम्हारे सामने फिर से खेला जा रहा है। उसी बरगद के नीचे, उसी मिट्टी में वही पुकार दबा है। तुम सोचो कि सिर्फ ताम्रपत्र तुम्हें डराता है, पर असली डर वही है जो तुमने अपने भीतर दबाया है। माधव ने कांपते हुए पूछा, तो क्या हम भी वही करने जा रहे हैं? वही गलती दोहराने वाले हैं? बूढ़ा पंडित आंखें मूंद कर बोला, गलती दोहराने का नाम तुम रखो, पर यह मौका तुम्हें अपनी अंतरात्मा के सामने खड़ा करता है। तुम्हें खुद देखना होगा कि झूठ और डर में क्या छुपा है। ये खेल तुम्हारे कर्मों का दर्पण है, और दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। हरिदास की आंखों में डर और उत्तेजना का मिश्रण था। वो सोच रहा था कि बूढ़ा पंडित सच कह रहा है या सिर्फ पुराने किस्से को दोहराकर उन्हें बहका रहा है। पर तभी बूढ़े ने अपनी छड़ी जमीन पर रखी और धीरे से कहा, तुम लोगों ने जो ताम्रपत्र देखा वो सिर्फ आधा सच था। जो बाकी है वो मिट्टी में छिपा है। उस मिट्टी में वो शक्ति सो रही है और अब वही उठ चुकी है। जो भी उसे देखेगा वही खेल का अगला हिस्सा बनेगा। याद रखना, शक्ति को झूठ और लालच से कोई नहीं रोक सकता। बस वही बचता है जो अपनी सच्चाई को पहचान ले। रामेश्वर ने धीरे से कहा, तो क्या हमें वो सच्चाई अभी ढूंढनी होगी? बूढ़े ने उसकी ओर देखा। आंखों में चमक थी, लेकिन चेहरा शांत था। ढूंढना ही नहीं, समझना होगा। समझो कि जो देखा गया वो केवल प्रतीक था। अगर तुम केवल नामों और ताम्रपत्रों में उलझे रहोगे तो वही इतिहास दोहराएगा, और जो इतिहास दोहराता है वो हर बार दर्द छोड़ता है। तीनों पंडित बूढ़े की बातों में उलझे हुए थे,
पर हरिदास के मन में एक सवाल बार बार गूंज रहा था। वो सोच रहा था कि रात को जिस इंसान का चेहरा मिट्टी में दिखाई दिया वो सिर्फ चेतावनी थी या किसी का संदेश। बूढ़ा पंडित फिर कुछ देर खामोश रहा, फिर धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसकी आवाज और धीमी हो गई, जैसे अंतिम शब्द कहने को हो। सच और झूठ के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। तुम उसे पार करोगे तो देखोगे कि वही शक्ति जो सैकड़ों सालों से सो रही थी अब तुम्हें पहचान रही है। और पहचानना सिर्फ नाम से नहीं, कर्म से होता है। तीनों पंडित बाहर निकल आए। बारिश थम चुकी थी, पर हवा अब भी ठंडी और भारी थी। माधव ने अपनी बाजू से हरिदास को छूते हुए कहा, हमारे सामने अब जो भी है वो सिर्फ ताम्रपत्र या घंटी नहीं, ये हम खुद हैं। और अगर हम सच को नहीं पहचानते तो वही इतिहास फिर हमें हिला देगा। हरिदास ने पीछे मुड़कर बरगद की ओर देखा। उसकी जड़ें अभी भी काली मिट्टी में गहरी थीं और वहां से एक हल्की हलचल हो रही थी, जैसे कोई अपना इंतजार कर रहा हो। तीनों की सांसें भारी थीं, दिल धड़क रहा था, पर उनमें एक अजीब सा एहसास भी था, जैसे खेल अब सिर्फ उनके कर्मों पर निर्भर है। और वही डर, वही रहस्य, वही सस्पेंस उन्हें अगले चरण की ओर खींच रहा था। तीनों पंडित अपने अपने घर लौटे, पर रात की खामोशी अब उन्हें पीछा कर रही थी। माधव की आंखों के सामने बार बार वही चेहरा घूम रहा था जो मिट्टी में उभरा था। रामेश्वर कमरे में बैठा ताम्रपत्र के टुकड़े को लगातार देख रहा था, मानो उससे कोई संदेश आने वाला हो। और हरिदास, वो अपने कमरे की दीवार के पास बैठा, हाथ में डायरी लिए बार बार वही पंक्तियां पढ़ रहा था जो उसकी नजर में केवल चेतावनी नहीं बल्कि साक्ष्य का हिस्सा बन गई थी। माधव ने उस रात अपने पुराने नोट्स खोले। उसने देखा कि पिछली बार जो मंत्र अधूरा था उसमें कई छोटे संकेत छिपे थे। उसने लाल स्याही से लिखे हुए अपने शब्दों के साथ हर घटना की तारीख और समय नोट किया। उसने महसूस किया कि रात को जो चीख आई थी वो केवल इंसानी नहीं थी, उसमें किसी शक्ति का संकेत था। माधव ने धीरे धीरे अपने नोट्स को एक तालिका में व्यवस्थित किया। कॉलम में लिखा तारीख, समय, घटना, संदिग्ध व्यक्ति और नोट्स। जैसे जैसे उसने वितरण भरे उसके हाथ कांपने लगे। हर वितरण एक दूसरे से जुड़ता दिख रहा था, पर सही पैटर्न अभी भी अस्पष्ट था। रामेश्वर ने भी अपने कमरे में ताम्रपत्र के टुकड़े और चिट्ठियां बाहर फैलाकर देखा। उसने लिखा, कौन आया, क्या देखा, कौन नहीं था और कौन सही बोला। हर वितरण में वो एक चीज नोट करता गया, नामों के पीछे छिपी शंका। उसने महसूस किया कि हर नाम अपने आप में एक संकेत है। रामेश्वर ने धीरे से कहा, हम सोचते हैं कि हम सब जानते हैं, पर जो सही में खेल रहा है वो शायद सबसे कम दिखता है। हरिदास ने अपनी डायरी में अलग ढंग से साक्ष्य लिखा। उसने रात भर अपनी डायरी में घटनाओं का क्रम लिखा, जो देखा गया, जो महसूस किया गया और जो याद नहीं आ रहा था। उसने महसूस किया कि अधूरी यादें भी संकेत बन सकती हैं। उसने ताम्रपत्र के अक्षरों को बार बार लिखा और मिटाया। हर बार जब उसने अक्षर लिखा उसे लगा कि कोई उन शब्दों को पढ़ रहा है। रात के सन्नाटे में वो महसूस कर रहा था कि अब समय सच को सामने लाने का है और जो कुछ भी अब नहीं बताया गया वो किसी को भी चौंका सकता है। तीनों पंडित अलग अलग घरों में थे, लेकिन उनके हाथों में वही दस्तावेज, वही चिट्ठियां और वही नोट्स थीं, जैसे उनके काम की तालिका खुद से जीवन में उतर गई हो। माधव ने लिखा, अगर किसी ने इसे देखा तो उसे समझना होगा कि सच केवल वही नहीं जो दिखाई दे, बल्कि जो छुपा है वही असली खेल है। रामेश्वर ने लिखा, साक्ष्य केवल आंकड़े नहीं, जीवन के पैमाने हैं और जो सबसे छोटा वितरण है वही सबसे बड़ा संकेत हो सकता है। हरिदास ने लिखा, अगर हम नहीं समझेंगे तो वही शक्ति हमें दिखाएगी कि झूठ और डर का खेल हमेशा ऊपर रहता है। तालिका धीरे धीरे एक तस्वीर बन रही थी, एक डरावनी, जटिल तस्वीर जिसमें तीनों के नाम, रात की घटनाएं, ताम्रपत्र और अधूरे मंत्र जोड़ रहे थे। माधव ने महसूस किया कि अगर कोई तीसरा पंडित हरिदास न होता तो ये सब दिखाई भी नहीं देता। रामेश्वर ने देखा कि हर वितरण में किसी न किसी ने सच को दबाया और हरिदास ने शायद सबसे पहले सच महसूस किया, पर उसने भी डर के कारण कुछ नहीं लिखा। तीनों पंडित उस तालिका के सामने बैठे, पर नजरें हमेशा अपने अपने दिमाग में थीं।
उन्होंने महसूस किया कि अब केवल देखना नहीं बल्कि समझना भी जरूरी है। कोई भी गलती, कोई भी अधूरी जानकारी पूरी तस्वीर को बदल सकती है। और जैसे ही वो विचार अपने दिमाग में आया, बाहर हल्की हवा चलने लगी और घंटी की झनकार कमरे में घुस आई। तीनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये संकेत था कि अब खेल ने उन्हें पूरी तरह घेर लिया है और सच्चाई केवल उन तीनों के कर्मों पर निर्भर थी। तीनों पंडित एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खड़े थे, हवाओं की हल्की सरसराहट और दूर से आती घंटी की आवाज के बीच। रात की ठंडक हड्डियों तक पहुंच रही थी, पर उनमें कोई थकावट या आराम नहीं था। सिर्फ तनाव और डर था, जो हर सांस के साथ और गहरा होता जा रहा था। माधव ने पहला कदम बढ़ाया और बोला, अब और झूठ नहीं चलेगा। हरिदास, तू सच बताना शुरू कर। हरिदास ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में चमक और डर दोनों थे। उसने कहा, सच? कौन सा सच? जो रात में देखा गया या जो हम सोचते हैं कि देखा गया? रामेश्वर ने हाथ जोड़े और पीछे हटा, पर उसकी आवाज कांप रही थी। हम जानते हैं कि कोई खेल रहा है और हम तीनों उसमें फंसे हैं। अब झूठ और बहाने नहीं चलेंगे। या हम सब बताएंगे या ये शक्ति हमें अपनी कहानी खुद लिखने देगी। माधव ने गहरी सांस ली और अपने पत्ते पत्रों की ओर देखा जो उसने रात भर बनाए थे। मैंने हर घटना, हर संकेत नोट किया है और मैं जानता हूं कि जो हुआ वे केवल हमारी चुप्पी के कारण बढ़ गया। अगर हम सच में अपने कर्मों के सामने नहीं खड़े होंगे तो ये खेल हमें निगल जाएगा। हरिदास ने जमीन की ओर देखा और धीरे धीरे कहा, मैंने रात को देखा कि मिट्टी में जो चेहरा था वह केवल चेतावनी नहीं थी, वह पुकार थी। हमने उसे सुना पर समझा नहीं, और जब हम समझेंगे नहीं तो वही पुकार हमारे भीतर जाकर और गहरी खाई बना देगी। माधव, रामेश्वर, तुम दोनों जानते हो कि हमने झूठ बोले, लेकिन किसने सबसे पहला झूठ बोला? रामेश्वर ने ठंडी हवा में कांपते हुए कहा, कौन पहला और कौन आखिरी, इससे क्या फर्क पड़ता है? अब फर्क पड़ता है कि हम आगे क्या करेंगे। जो भी हुआ वह हमारी समझ से बाहर नहीं है, पर हमारी कार्रवाई पर निर्भर है। माधव ने जोर से कहा, पर कार्रवाई क्या होगी? हरिदास, तू जानता है कि तू सबसे आगे था और वही सच अब सबके सामने है। अगर तू पूरा सच नहीं बोलेगा तो हम तीनों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हरिदास ने अचानक अपनी आंखें उठाई और दोनों की ओर देखा। तो क्या आप दोनों तैयार हैं? तैयार हैं उस सच्चाई के लिए जो आपकी आत्मा हिला देगी? मैं भी डरता हूं, पर मैं जानता हूं कि डर में झूठ छिपाना वही हमारी सबसे बड़ी गलती है। अगर हम इसे अब नहीं सुलझाएंगे तो वही शक्ति जिसे हम समझ नहीं पाए हमें अपनी चाल दिखाएगी और कोई बचेगा नहीं। तीनों खामोश हो गए। हवा थम गई और पेड़ की शाखाओं की सरसराहट भी बंद हो गई। माधव ने अपनी डायरी खोली और हर पंक्ति धीरे से पढ़नी शुरू की। रामेश्वर ने अपने ताम्रपत्र के टुकड़े उठाए और हर शब्द को जुड़ते देखा। हरिदास ने धीरे धीरे अपनी डायरी के पन्नों को पलटा और सभी घटनाओं को जोड़ने की कोशिश की। तभी अचानक पेड़ की छाया में हल्की हलचल हुई। तीनों एक ही समय में पीछे मुड़े। वहां कोई नहीं था, पर मिट्टी हिल रही थी। छोटे छोटे टुकड़े जमीन पर गिर रहे थे, जैसे कोई धीरे धीरे बाहर आ रहा हो। माधव ने फुसफुसाया, ये वही शक्ति है, वही जिसे हम समझ नहीं पाए। रामेश्वर ने जोर से कहा, तो फिर डरते क्यों हो? अब हमारे पास मौका है, चाहे सच बोलकर सामना करना हो या गलती छुपाकर खुद को खो देना। हरिदास ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब केवल गंभीरता और ठंडक थी। हम तीनों ही इसका हिस्सा हैं, कोई भी अकेले इसे नहीं रोक सकता, और जो भी बाहर से आ रहा है उसे हमारी अंतरात्मा ही रोकेगी। अब हम तीनों को एक साथ खड़ा होना होगा, सच के सामने, बिना झूठ और बहानों के। तीनों खामोश खड़े रहे। हवा थम गई और पेड़ की शाखाओं की सरसराहट भी बंद हो गई। माधव ने अपनी डायरी खोली और हर पंक्ति धीरे से पढ़नी शुरू की। रामेश्वर ने अपने ताम्रपत्र के टुकड़े उठाए और हर शब्द को जुड़ते देखा। हरिदास ने धीरे धीरे अपनी डायरी के पन्नों को पलटा और सभी घटनाओं को जोड़ने की कोशिश की। तभी अचानक पेड़ की छाया में हल्की हलचल हुई। तीनों एक ही समय में पीछे मुड़े। वहां कोई नहीं था, पर मिट्टी हिल रही थी। छोटे छोटे टुकड़े जमीन पर गिर रहे थे, जैसे कोई धीरे धीरे बाहर आ रहा हो। माधव ने फुसफुसाया, ये वही शक्ति है, वही जिसे हम समझ नहीं पाए। रामेश्वर ने जोर से कहा, तो भी डरते क्यों हो? अब हमारे पास मौका है, चाहे सच बोलकर सामना करना हो या गलती छुपाकर खुद को खो देना। हरिदास ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब केवल गंभीरता और ठंडक थी। हम तीनों ही इसका हिस्सा हैं, कोई भी अकेले इसे नहीं रोक सकता, और जो भी बाहर से आ रहा है उसे हमारी अंतरात्मा ही रोकेगी। अब हम तीनों को एक साथ खड़ा होना होगा, सच के सामने, बिना झूठ और बहानों के। तीनों खामोश खड़े रहे।
कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया, कोई पीछे नहीं हटाया, लेकिन हवा में पेड़ की जड़ों के पास हल्की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थी। कोई सांस ले रहा था, कोई धीरे धीरे उनका इंतजार कर रहा था। तीनों पंडित जानते थे कि अब बहस नहीं बल्कि कार्रवाई ही उन्हें बचा सकती है। और जिस रात की शुरुआत में सिर्फ डर था, अब उसमें उम्मीद और भय का मिश्रण भी जुड़ चुका था। माधव ने धीरे से कहा, अगर हम आज अपनी गलती नहीं सुधारेंगे तो ये खेल हमें तब तक खाएगा जब तक हमारी आत्माएं मिट्टी में नहीं समा जाएंगी। हरिदास ने सिर हिलाया, रामेश्वर ने अपनी आंखें बंद की। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना किसी शब्द के समझ गए कि अब वह रात उनकी सोच और साहस का असली इम्तिहान होने वाली है। बारिश थम चुकी थी, पर बरगद के नीचे मिट्टी अब भी नम थी। तीनों पंडित अब मंदिर के पुराने कमरे में खड़े थे, जहां पुरानी अलमारियां और ताम्रपत्र पड़े थे। माधव ने अपने नोट्स और चिट्ठियों के साथ एक पुराना लैंप जलाया। प्रकाश की हल्की किरणों में मिट्टी पर बिखरी हुई छोटी छोटी निशानियां साफ दिखाई दे रही थी। माधव ने धीरे से कहा, ये निशान केवल किसी इंसान के नहीं हैं, ये हमारी समझ से परे हैं। रामेश्वर ने ताम्रपत्र का टुकड़ा उठाया और उसका किनारा मिट्टी में दबाया। देखो, इस तरफ कोई हल्की खुरचन है, किसी ने इसे खींचा है। उसने धैर्य से अपने पन्नों की तारिका खोली और हर निशान, हर खुरचन का वर्णन लिखना शुरू किया। अगर हम इसे ठीक से समझ पाएंगे तो पता चल जाएगा कि कौन या क्या पिछले रात मंदिर के आसपास आया था। हरिदास ने डायरी खोली और धीरे से लिखा, निशान केवल जगह को नहीं बताते, ये दिशा भी बताते हैं। और दिशा मतलब किसी का इरादा। जो इस निशान को छोड़कर गया वह जानता था कि हम तीनों इस कमरे में हैं और हमारी हरकतों पर नजर रख रहा है। ये कोई सामान्य इंसान नहीं हो सकता। उसने मिट्टी के निशान के पैटर्न को देखा और अपने कलम से एक छोटा नक्शा बनाना शुरू किया। निशान एक अजीब तरह से घूमते हुए वृत्त में थे और बीच में एक छोटा सा खुला स्थान था, ठीक उसी जगह जहां ताम्रपत्र रखा गया था। माधव ने ध्यान से देखा और फुसफुसाया, ये निशान केवल संकेत नहीं, ये चेतावनी भी है। जो भी यहाँ आया उसने जानबूझकर इसे रखा है। वह चाहता है कि हम समझें, पर क्या हम समझ पाएंगे? रामेश्वर ने सिर हिलाया, समझेंगे नहीं तो ये निशान हमें फंसाने के लिए पर्याप्त हैं। और अगर ये शक्ति है जैसा हरिदास कह रहा है तो ये हमारे डर को बढ़ाने का तरीका है। हरिदास ने धीरे से कहा, मैंने कल रात महसूस किया कि जो चेहरा मिट्टी में दिखाई दिया था वह हमारे कर्मों को देख रहा था, और अब ये निशान उसी चेतावनी का विस्तार है। मैं मानता हूं कि हमने झूठ बोला और ये निशान हमें सच दिखा रहे हैं, लेकिन सच को पकड़ना आसान नहीं होगा। हमें क्रम और संयम की जरूरत है। तीनों पंडित सन्नाटे में खड़े थे और सिर्फ मिट्टी पर बने निशान और हल्की रोशनी ही उनके चारों ओर दिख रही थी। अचानक माधव ने अपनी डायरी में लिखा हुआ पढ़ते हुए कहा, देखो, ये खुरचन एक पैटर्न में है। यह ताम्रपत्र की दिशा में इशारा कर रहा है। अगर हम इसे समझ लें तो शायद हमें पता चल जाएगा कि कौन पीछे से खेल खेल रहा है। यह विज्ञान या फोरेंसिक नहीं बल्कि इशारा है, पर हमारे भीतर के डर को भी जागृत करता है। रामेश्वर ने नक्शे पर निशान और ताम्रपत्र के टुकड़े के स्थान को जोड़ते हुए कहा, यहाँ कुछ और है। यह खुरचन सिर्फ संकेत नहीं बल्कि हमारे लिए एक परीक्षण है। जो इसे हल करेगा वही अगले कदम की जानकारी पाएगा। और मैं मानता हूं कि जो भी ये छोड़कर गया वह अब भी हमारे साथ है, देख रहा है और इंतजार कर रहा है कि हम इसे समझे। हरिदास ने धीरे से अपनी डायरी बंद की और दोनों की ओर देखा। अगर हम इसे समझ पाएंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर नहीं समझे तो वही शक्ति, वही चेतावनी हमें अपनी चाल में फंसाएगी। निशान केवल मिट्टी में नहीं है, ये हमारे अंदर तक उतर गए हैं और अब हमें अपने डर, अपने अपराध और अपनी अंतरात्मा के साथ खेलना होगा। यही फॉरेंसिक सच्चाई है, जो बाहर दिखाई नहीं देती, वही सबसे खतरनाक होती है। तीनों पंडित खामोश हो गए। कमरे में केवल हल्की हवा की सरसराहट और बाहर की घंटी की धीमी झंकार थी। मिट्टी के निशान, ताम्रपत्र और डायरी के पन्नों ने उन्हें एहसास दिला दिया कि खेल अब सिर्फ भौतिक नहीं है, ये उनके भीतर तक पहुंच चुका है। और वही डर, वही रहस्य, वही सस्पेंस उन्हें अगले कदम के लिए मजबूर कर रहा था, क्योंकि अब कोई रास्ता पीछे नहीं था। रात गहरी थी और गांव में एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। तीनों पंडित अपने अपने घरों में थे, लेकिन नींद जैसे उनके पास नहीं थी। हरिदास अपने कमरे में पड़ा था और उसकी आंखें बंद थीं, पर शरीर हिल रहा था। वो सपना देख रहा था, वही सपना जो हर रात उसकी नींद में लौटाता था। बरगद के पेड़ के नीचे वही चेहरा उभरता, वही अधूरी आवाज गूंजती और मिट्टी हलचल करती। लेकिन इस बार सपना अलग था। सपने में वो मंदिर में था, पर चारों ओर अंधेरा था। केवल हल्की रोशनी ताम्रपत्र और मिट्टी के निशानों पर पड़ रही थी। हरिदास ने देखा कि वहां 3 परछाइयां खड़ी थीं, लेकिन ये परछाइयां सिर्फ 3 पंडितों की नहीं थी। वे अजीब डिस्टॉर्टेड रूप में थे,
जैसे उनके भीतर के डर, लालच और अपराध सामने आ गए हों। हरिदास ने धीरे से कहा, तुम कौन हो? पर कोई जवाब नहीं आया, केवल वही चीख गूंजी जो मिट्टी में दबा हुआ चेहरा छोड़ गया था। माधव और रामेश्वर भी अपने सपनों में थे। माधव ने देखा कि वो ताम्रपत्र के टुकड़े को पकड़ रहा है और उसके शब्द धीरे धीरे हवा में उड़कर अपने आप जुड़ रहे हैं। तीनों में से एक झूठा है, शब्द हवा में गूंज रहे थे। माधव ने महसूस किया कि यह सिर्फ सपना नहीं है, ये चेतावनी है। उसका हाथ कांपने लगा और वो उठ खड़ा हुआ, पर कोई दीवार या दरवाजा नहीं था, केवल अंधेरा और वही अधूरी पुकार। रामेश्वर के सपने में वो अपने पुराने नोट्स के बीच बैठा था। हर पन्ना खुला था, लेकिन सभी पंक्तियां उलझी हुई थीं, जैसे कोई उन्हें जानबूझकर पढ़ नहीं पा रहा हो। वो देख रहा था कि कुछ शब्द अपने आप बदल रहे हैं और मिट्टी के निशान कमरे में घूम रहे थे। ये असली नहीं हो सकता, उसने फुसफुसाया, पर भीतर से एक आवाज बोली, असली वही है जो डराता है। हरिदास ने अपने हाथ बढ़ाए और देखा कि सपना उसके हाथों के भीतर कोई छोटी सी चिट्ठी रख रहा है। उसने पढ़ा, तीसरी सुबह तक सच को पहचानो, नहीं तो वही शक्ति तुम्हें अपनी गलती दिखाएगी। उसके शरीर में ठंडक फैल गई। वो जानता था कि यह सिर्फ सपना नहीं, बल्कि चेतावनी का दूसरा चरण है। वो जागने की कोशिश करता रहा, पर आंखें खुलते ही वही दृश्य वास्तविकता में बदल गया। तीनों पंडित जब सुबह उठे तो उनके हाथों में गीले पन्ने और धूल भरी मिट्टी के निशान थे। ये कोई सपना नहीं था, यह संकेत था कि जो शक्ति रात को दिखाई देती है वो अब उनके आसपास है, उनके कर्मों और फैसलों में प्रवेश कर चुकी है। माधव ने धीरे से कहा, अगर ये सपना था तो इसका मतलब है कि हमें पहले ही समझ लेना चाहिए कि कौन सच बोल रहा है और कौन अपने डर में झूठ बोला है। हरिदास ने सिर झुकाया और फुसफुसाया, सपने सच को दिखाते हैं पर डर को बढ़ाते हैं। अब हमें अपना अगला कदम सोच समझ कर रखना होगा। जो भी हमारे पीछे खेल रहा है वो हमारे सबसे छोटे डर को भी पकड़ सकता है। रामेश्वर ने देखा कि मिट्टी के निशान उनकी जगह से थोड़ी दूरी पर बदल गए हैं, जैसे कोई देख रहा हो कि वो क्या कर रहे हैं। तीनों पंडित समझ गए कि अब सपने और वास्तविकता का अंतर मिट चुका है। जो रात के समय सिर्फ डर था, वो अब दिन में भी उनके चारों ओर घूम रहा है, और वही डर, वही रहस्य, वही शक्ति उन्हें धीरे धीरे अगली सुबह तक खींच रही थी, ताकि तीनों के बीच का सच सामने आ सके। सवेरे की हल्की रोशनी तीनों पंडितों के कमरे में अलग अलग ढंग से फैल रही थी। माधव अपने कमरे में बैठा था, हाथ में ताम्रपत्र और डायरी लिए। सोच रहा था कि रात के सपने और मिट्टी में बने निशान केवल चेतावनी नहीं, बल्कि उनके कर्मों का परिणाम है। उसने देखा कि हर कदम, हर निर्णय पिछले रात से जुड़ा हुआ है। माधव के मन में यह डर लगातार बढ़ रहा था कि अगर वो सच नहीं बोलेगा तो जो शक्ति उन्हें घेर रही है वो अंत तक पीछा करेगी। उसने डायरी खोली और धीरे से लिखा, जो मैंने देखा और जो मैंने नहीं कहा वही अब हमारे बीच सबसे बड़ा खतरा बन चुका है, और मैं जानता हूं कि हरिदास और रामेश्वर भी अपनी चुप्पियों में कुछ छुपा रहे हैं। रामेश्वर ने अपना चेहरा खींचते हुए खिड़की की तरफ देखा। बाहर हल्की हवा में बरगद की शाखाएं हिल रही थीं। उसने महसूस किया कि जो सपना हरिदास ने देखा वही अब उसकी आंखों के सामने घूम रहा है, लेकिन उसका दृष्टिकोण अलग था। वो सोच रहा था कि माधव अपनी डायरी में जो क्रम बता रहा है वो सही है या नहीं। अगर मैं सच बोलूं तो हम तीनों में लड़ाई हो सकती है, अगर मैं नहीं बोलूं तो शक्ति हमें धीरे धीरे निगल जाएगी। मैं अपने निर्णय में फंसा हूं और ये डर मेरी सोच को रोक रहा है। रामेश्वर ने देखा कि ताम्रपत्र के टुकड़े हल्के से हिल रहे हैं, जैसे कोई हाथ छू रहा हो, और उसने महसूस किया कि केवल सच बोलना अब विकल्प नहीं, जरूरत है। हरिदास ने दूसरी तरफ कमरे में बैठकर अपने हाथ में डायरी पकड़ी थी। उसके लिए यह सुबह किसी परीक्षा जैसी थी। वो जानता था कि माधव और रामेश्वर दोनों अलग अलग तरीके से चीजों को देख रहे हैं। हरिदास ने धीरे से फुसफुसाया, मैंने जो देखा वो सिर्फ संकेत नहीं था, वो हमारी अंतरात्मा की परीक्षा थी। माधव डर में उलझा है, रामेश्वर लालच और संदेह में, और मैं केवल सच की दिशा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, पर यह रास्ता इतना मुश्किल है कि हम सब गिर सकते हैं। उसने डायरी के पन्नों पर अपना नक्शा देखा और महसूस किया कि निशान, ताम्रपत्र और चिट्ठियां केवल संकेत नहीं, बल्कि तीनों के मन के प्रतिबिंब हैं। तीनों पंडित अब एक ही कोर्टयार्ड में खड़े थे। उनका दृष्टिकोण अलग था, पर डर समान था। माधव ने धीरे से कहा, हम तीनों एक ही समस्या का सामना कर रहे हैं, पर हम इसे अलग अलग समझ रहे हैं। यही मुश्किल है। अगर कोई सच को देख नहीं पाया तो वही गलती हमारे अंदर और भी गहरी हो जाएगी। रामेश्वर ने सिर हिलाया और कहा, मैं जानता हूं कि हरिदास सच दिखा रहा है, पर मैं नहीं जानता कि मैं अपने डर और लालच को कैसे रोकूं। और माधव भी अपनी चुप्पियों में कुछ छुपा रहा है। हरिदास ने दोनों की ओर देखा और फुसफुसाया, हम तीनों ही खेल के हिस्से हैं। जो हम अलग अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं वही इस खेल का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर हम नहीं समझेंगे कि एक ही घटना को 3 अलग अलग नजरिए से देखना क्या सिखाती है, तो शक्ति हमें तब तक खाएगी जब तक कोई नहीं बचेगा। तीनों एक दूसरे को देखते रहे,
कोर्टयार्ड की मिट्टी में हल्की हलचल थी और दूर से घंटी की धीमी गूंज आ रही थी। वो जानते थे कि अब केवल दृष्टिकोण बदलने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। तीनों के अलग अलग नजरिए इस खेल का हिस्सा थे और वही खेल धीरे धीरे उन्हें तीसरी सुबह की ओर खींच रहा था, ताकि तीनों के बीच का सच सामने आ सके। कुछ घंटे बाद तीनों पंडित कोर्टयार्ड में फिर से खड़े थे। सूरज की हल्की किरणें मिट्टी पर पड़ रही थीं, पर वो रोशनी किसी प्रकार की राहत नहीं ला रही थी। माधव ने देखा कि मिट्टी के निशान अब लगभग धुंधले हो गए हैं, लेकिन ताम्रपत्र के टुकड़े अपनी जगह पर स्थिर हैं, जैसे वे इंतजार कर रहे हों। उसने धीरे से कहा, समय गुजर रहा है और हर कदम की कीमत बढ़ रही है। अगर हम तीसरी सुबह तक अपनी चुप्पियों को नहीं तोड़ेंगे तो वही शक्ति हमारे अंदर तक उतर जाएगी। रामेश्वर ने अपने हाथ में ताम्रपत्र उठाया और उसका किनारा मिट्टी पर दबाया ताकि निशान साफ दिखाई दें। देखो, उसने कहा, ये निशान अब धीरे धीरे एक पैटर्न बना रहे हैं, जैसे समय ने इसे व्यवस्थित किया हो। हर निशान हमें संकेत दे रहा है कि अब सिर्फ इंतजार नहीं, बल्कि निर्णय की घड़ी है, और यह समय सिर्फ हमारी सोच पर निर्भर है। हरिदास ने सिर झुकाकर ध्यान से देखा। उसने महसूस किया कि जो सपना रात में आया था वही अब समय में बदलकर वास्तविकता में उतर चुका है। हमारी कार्रवाई अब समय के साथ मापी जा रही है। जो भी निर्णय हम देर से लेंगे वही हमारे डर और लालच को बढ़ाएगा, और समय का ये अंतराल हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है। हम इसे महसूस कर सकते हैं पर रोक नहीं सकते। माधव ने डायरी खोली और पुराने पन्नों के साथ नए निशानों का मेल करने लगा। हर निशान, हर चिट्ठी और हर ताम्रपत्र अब समय की गति में व्यवस्थित हो रहे हैं। ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये भविष्य का संकेत है, और अगर हम इसे सही से नहीं पढ़ेंगे तो समय हमें पीछे छोड़ देगा। रामेश्वर ने धीरे से कहा, समय केवल गिनती नहीं, ये चेतावनी भी है। हर पल हमारे भीतर के डर को और गहरा कर रहा है, और वही डर हमें सच से दूर ले जा सकता है। हरिदास ने धीरे से ताम्रपत्र की ओर देखा। समय को समझना आसान नहीं है, यह हमें लगातार चुनौतियों में डाल रहा है। हमारी गलती केवल चुप्पी की नहीं, बल्कि जो निर्णय हमने टाल रखा है वो भी शामिल है, और वही निर्णय अब सामने आ रहा है। यदि हम इसे समय पर नहीं समझ पाए तो वही शक्ति हमें अपनी चाल दिखाएगी। तीनों पंडित कोर्टयार्ड में खामोश हो गए। हवा में हल्की सरसराहट थी और दूर से घंटी की धीमी झंकार आ रही थी। समय जैसे उनके चारों ओर बह रहा था, और वे केवल उस बहाव के साक्षी नहीं बल्कि उसका हिस्सा बन चुके थे। माधव ने देखा कि मिट्टी के निशान अब ताम्रपत्र के चारों ओर एक गोल घेरे में बदल गए हैं, और वही घेरे उन्हें तीसरी सुबह की ओर खींच रहे हैं, जहां सच और डर की सीमा बिल्कुल मिटने वाली थी। रामेश्वर ने धीमे से कहा, समय ने हमें चेतावनी दी, और अब हमारी कार्रवाई ही हमारी रक्षा कर सकती है। जो देर करेगा वही निशान के भीतर फंस जाएगा। हरिदास ने सिर झुकाकर फुसफुसाया, समय केवल संकेत नहीं बल्कि निर्णय की परीक्षा है, और अब हमारी परीक्षा शुरू हो चुकी है। तीनों पंडित एक दूसरे को देखते रहे। कोर्टयार्ड में उनका सन्नाटा, मिट्टी के निशान, ताम्रपत्र और दूर से आती घंटी की गूंज सब मिलकर उन्हें एक संदेश दे रहे थे कि अब केवल सोचने की घड़ी नहीं बल्कि कार्य करने की घड़ी है। और वही समय, वही बहाव उन्हें तीसरी सुबह की ओर धीरे धीरे खींच रहा था, जहां सच्चाई और डर अब आपस में घुलने वाले थे। तीसरी सुबह की पहली किरणें धीरे धीरे बरगद के पेड़ के नीचे गिर रही थीं। हवा में हल्की ठंडक थी, पर कोर्टयार्ड में खामोशी अब किसी सामान्य सुबह जैसी नहीं थी। तीनों पंडित वहां खड़े थे, अपने अपने हाथों में ताम्रपत्र और डायरी लिए, और नजरें उस जगह पर टिक गई थीं जहां मिट्टी में निशान बनते थे। माधव ने पहली बार मुख खोला और कहा, यह सुबह, यह समय, सब कुछ हमसे जवाब मांग रहा है। अब केवल देखना और सोचने से कुछ नहीं होगा। हमें अपना डर, अपने अपराध और अपनी चुप्पियां सामने रखनी होगी। रामेश्वर ने सिर झुकाकर देखा। उसकी आंखों में अब सिर्फ गंभीरता और थकान थी। मैं जानता हूं कि पिछली रात हमने जो झूठ छुपाया वही शक्ति को मजबूत कर गया, और अब वो शक्ति खुद हमारे सामने है। ये कोई सपना या संकेत नहीं, ये हमारी आत्मा की परीक्षा है। जो सबसे पहले सच बोलेगा वही इसे थोड़ा हिला सकता है। हरिदास ने धीरे से कहा, सच बोलना आसान नहीं है। डर, लालच और अपराध की परतें इतनी गहरी हैं कि इन्हें सामने लाना किसी यज्ञ की तरह कठिन है। पर अब कोई विकल्प नहीं है। तीसरी सुबह की दस्तक हमें चेतावनी नहीं दे रही, वो हमें चुनौती दे रही है। तीनों पंडित धीरे धीरे कोर्टयार्ड के बीच की ओर बढ़े। मिट्टी पर बने निशान अब गोल घेरे में बदल गए थे, और उनके बीच में ताम्रपत्र के टुकड़े रखे थे। हवा की हल्की सरसराहट, पेड़ की शाखाओं की हलचल और दूर से आती घंटी की झंकार सब मिलकर ऐसा माहौल बना रहे थे कि लगता था जैसे समय खुद ठहर गया हो।
माधव ने हाथ में डायरी उठाई और बोला, अब हर शब्द, हर चिन्ह हमारी परीक्षा है। यह शक्ति केवल हमारी आंखों से नहीं बल्कि हमारे कर्मों और सोच से माप रही है। रामेश्वर ने ताम्रपत्र उठाकर ध्यान से देखा। जो लिखा है वो केवल संकेत नहीं, यह हमारी अंतरात्मा को आजमाने का तरीका है। और मैं जानता हूं कि जो भी इस शक्ति के सामने झूठा ठहरेगा उसे मिट्टी और निशानों के बीच फंसा देखा जाएगा। अब हमें डर को पहचानना होगा और उसे अपने निर्णय से हराना होगा। हरिदास ने अपने डायरी के पन्नों को पलटा और धीरे धीरे बोला, मैंने रात भर सपनों में देखा कि वही शक्ति हमारे कर्मों को परख रही है और अब वास्तविकता में वो हमें घेर चुकी है। कोर्टयार्ड में बने निशान, ताम्रपत्र और हमारी डायरी की पंक्तियां सब मिलकर हमें बता रही हैं कि अब केवल सच सामने लाना ही बचाव है। जो देर करेगा वही फंसेगा। तीनों पंडित खामोश खड़े रहे। कोर्टयार्ड की मिट्टी हल्की हल्की हिली, जैसे किसी ने धीरे से कदम रखा हो। माधव ने धीरे से कहा, अब समय हमारी परीक्षा का अंतिम क्षण है। जो सच हम सामने रखेंगे वही हमें बचा सकता है और जो छुपाएंगे वही शक्ति का हिस्सा बन जाएंगे। अचानक कोर्टयार्ड के बीच में हल्की हलचल हुई। मिट्टी के निशान अपने आप घूमने लगे और ताम्रपत्र की रेखाएं चमकने लगी। तीनों पंडित की सांसें थम गईं। हरिदास ने कहा, यह वही शक्ति है, वही चेतावनी है जो हमें पिछले कई दिनों से घेर रही थी और अब हमें सामना ही करना होगा। तीनों धीरे धीरे निशानों के चारों ओर खड़े हो गए। उनकी आंखों में डर, अपराध और उम्मीद का मिश्रण था। हवा में हल्की सरसराहट, घंटी की धीमी झंकार और कोर्टयार्ड की चुप्पी ने उन्हें एहसास दिलाया कि तीसरी सुबह की दस्तक केवल शुरुआत नहीं, ये निर्णायक क्षण था। अब वो शक्ति उनके सामने थी और उनकी हर चाल, हर निर्णय उसे सीधे चुनौती दे रहा था। तीनों पंडित कोर्टयार्ड के बीच खड़े थे, मिट्टी के निशान और ताम्रपत्र के टुकड़ों से घिरे हुए। सुबह की हल्की धूप अब उनके चेहरे पर पड़ रही थी, पर वो रोशनी किसी राहत की तरह नहीं थी। हवा स्थिर थी और हर पत्ते की हल्की सरसराहट भी उनकी धड़कनों के साथ ताल मिलाती लग रही थी। माधव ने धीरे से कहा, अब समय है कि हम सब सच के सामने खड़े हों। जो भी हमने छुपाया वो अब सामने आएगा। हरिदास ने सिर झुकाया और धीरे धीरे अपनी डायरी के पन्नों को खोला। सच, उसने कहा, वो केवल शब्द नहीं है, वो हमारे कर्मों की परतों में छुपा है। अब जो सामने आएगा वो हमारी अंतरात्मा का सबसे सच्चा प्रतिबिंब होगा। रामेश्वर ने ताम्रपत्र के टुकड़े को उठाया और उन्हें गोल घेरे के बीच रखा। हमने सोचा कि शक्ति केवल मिट्टी में है, पर अब मुझे लगता है कि यह हमारे भीतर से शुरू हो रही है और जो भी झूठ या डर को छुपा रहा है वो शक्ति के सामने खुद को उजागर करेगा। धीरे धीरे कोर्टयार्ड में हल्की हलचल बढ़ी। मिट्टी के निशान अचानक चमकने लगे और ताम्रपत्र पर अंकित शब्द अपने आप चमकने लगे। तीनों पंडित समझ गए कि अब कोई सामान्य घटना नहीं हो रही है। यही वो क्षण था जब शक्ति ने उनका सामना शुरू कर दिया। हरिदास ने कहा, जो पहले झूठ बोला उसे अपनी गलती स्वीकार करनी होगी और जो डर से चुप रहा उसे अपने डर को सामने लाना होगा। अब कोई बहाना काम नहीं करेगा। माधव ने गहरी सांस ली और अपने हाथ में डायरी रखते हुए बोला, मैं सबसे पहले कहता हूं, मैंने ताम्रपत्र के आधे मंत्र को गलत तरीके से पढ़ा। मुझे लगा कि यह ज्ञान हमें ताकत देगा, पर यह केवल चेतावनी थी। अब मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूं और जो हुआ उसकी जिम्मेदारी लेता हूं। रामेश्वर ने धीमे से सिर झुकाया। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज कांप रही थी। मैंने भी झूठ बोला। मैंने सोचा कि अगर मैं सच बोलूंगा तो हमारी स्थिति कमजोर हो जाएगी, पर अब मैं समझता हूं कि यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। मैं अपने डर और लालच को स्वीकार करता हूं और अब सच बोल रहा हूं। हरिदास ने धीरे से हाथ बढ़ाया और ताम्रपत्र को छुआ। उसकी आंखें चमक रही थी, लेकिन चेहरा शांत था। मैंने भी अपनी चुप्पियों में कुछ छुपाया। मैंने सोचा कि मैं सबसे सुरक्षित रहूंगा, पर यही मुझे सबसे कमजोर बना रहा था। अब मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं और सच सामने लाता हूं। अब हम तीनों एक साथ इस शक्ति के सामने खड़े हैं। जैसे ही तीनों पंडित ने अपनी गलती और सच को स्वीकार किया, कोर्टयार्ड में हवा अचानक हिली। मिट्टी के निशान चमक उठे और ताम्रपत्र के शब्द प्रकाश में नहाने लगे। एक धीमी पर स्पष्ट आवाज गूंजी, सच सामने है। अब केवल वही बचता है जो अपने कर्मों को पहचानता है। तीनों पंडित ने महसूस किया कि शक्ति अब उनके डर और अपराध से संतुष्ट हो गई थी। कोर्टयार्ड की मिट्टी अब स्थिर हो गई थी। निशान अपनी जगह पर टिक गए थे और ताम्रपत्र की चमक धीरे धीरे मंद पड़ने लगी थी। तीनों पंडित खामोश खड़े रहे। उनके भीतर हल्की राहत और भारी थकान का मिश्रण था। हरिदास ने धीरे से कहा, अब हमने तीसरी सुबह की परीक्षा पूरी कर ली है। जो सच सामने आया वही हमारी रक्षा का मार्ग है।
माधव ने सिर हिलाया और रामेश्वर की ओर देखा। हम तीनों अलग अलग डर और लालच के साथ खड़े थे, पर जब सच सामने आया तो वही शक्ति ने हमें बचा लिया। अब समझ आता है कि जो डर भीतर है वही सबसे बड़ी परीक्षा है, और जो हम स्वीकार कर लें वही हमें बचा सकता है। रामेश्वर ने धीमी सांस ली। कोर्टयार्ड में अब हल्की धूप पड़ रही थी, हवा स्थिर थी और हर चीज शांत लग रही थी। तीनों पंडित जानते थे कि तीसरी सुबह ने उन्हें केवल चेतावनी नहीं दी, बल्कि उनके भीतर के डर और अपराध को सामने लाकर उन्हें एक नया रास्ता दिखाया। यह सुबह उनकी सबसे बड़ी जीत थी, एक जीत जिसे केवल सच्चाई और साहस से हासिल किया जा सकता था। तीसरी सुबह की घटना के बाद कोर्टयार्ड में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। हवा अब स्थिर थी, सूरज की रोशनी धीरे धीरे मिट्टी पर फैल रही थी, लेकिन तीनों पंडित जानते थे कि यह शांति केवल भ्रामक है। माधव ने ताम्रपत्र और डायरी उठाया और कहा, हमने सच स्वीकार कर लिया है, पर इसका मतलब यह नहीं कि खतरा खत्म हो गया है। अब नए संकेत हमारे चारों ओर हैं और हमें उन्हें समझना होगा। रामेश्वर ने कोर्टयार्ड की मिट्टी पर नजर डालते हुए कहा, देखो, निशान अब पहले जैसी स्थिति में नहीं है, वो हल्के से बदल रहे हैं और कुछ नए छोटे निशान उभर रहे हैं। ये संकेत है कि खेल अब खत्म नहीं हुआ है। तीसरी सुबह ने हमें बचा लिया, पर वही शक्ति अभी भी हमारे आसपास है और ये हमारे अगले कदम की परीक्षा लेने वाली है। हरिदास ने धीरे से सिर झुकाया। मैंने महसूस किया कि जो तीसरी सुबह में हमने स्वीकार किया वही शक्ति को संतुष्ट कर गया, लेकिन अब ये शक्ति हमारी अंतरात्मा पर नजर रख रही है। मैंने अपने सपनों में देखा कि कोर्टयार्ड में हल्की हलचल होने लगी थी और कुछ मिट्टी के टुकड़े अपने आप घूम रहे थे। ये सिर्फ चेतावनी नहीं, बल्कि संकेत है कि अगली रात में नया खेल शुरू होगा। माधव ने ताम्रपत्र के किनारे को उठाया और ध्यान से देखा। हमने जो गलतियां की थी उन्हें स्वीकार किया, पर अब हमारे सामने नई चुनौती है। ये संकेत हमें बता रहा है कि हम केवल सतर्क नहीं रह सकते, हमारी समझ, हमारी सोच और हमारी चेतना ही हमें बचा सकती है। और जो भी नया निशान उभर रहा है वो हमारी चाल और निर्णय पर निर्भर करेगा। रामेश्वर ने धीरे से कहा, इस कोर्टयार्ड में अब तीनों पंडित अलग अलग दृष्टिकोण से इस नए संकेत को देख रहे हैं। हर निशान, हर हल्की हलचल हमारे भीतर के डर, लालच और साहस की परीक्षा ले रही है। हमें समझना होगा कि तीसरी सुबह केवल पहला अध्याय था और अब अगली रात की तैयारी जरूरी है। हरिदास ने कोर्टयार्ड के बीच में झुककर मिट्टी के नए निशान देखे। ये संकेत हमारे चारों ओर फैल रहा है और ये सीधे हमें चुनौती दे रहा है। जो भी इसे सही समय पर समझेगा वही अगले चरण का हिस्सा बनेगा, और जो चूक जाएगा वो फिर उसी शक्ति के सामने फंस जाएगा जो हमारे भीतर के डर को पहचान रही है। तीनों पंडित खामोश खड़े रहे। कोर्टयार्ड में हल्की सरसराहट थी, दूर से घंटी की झनकार आती थी और मिट्टी में बने निशान धीरे धीरे गोल घेरे में बदल रहे थे। हवा में हल्का ठंडक था, लेकिन वो ठंडक किसी सामान्य सुबह की नहीं बल्कि चेतावनी की थी। माधव ने धीरे से कहा, हमने तीसरी सुबह जीती, पर अब अगले संकेत का सामना करना होगा, और वही संकेत हमें हमारी अंतरात्मा की गहराई में ले जाएगा। रामेश्वर ने सिर हिलाया और धीरे से फुसफुसाया, तीसरी सुबह ने हमें बचाया, पर अगली रात हमारी परीक्षा को और कठिन बना देगी और हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि जो भी नया संकेत है वो केवल हमारी सोच और कर्मों पर निर्भर करेगा। हरिदास ने कोर्टयार्ड की मिट्टी पर हल्की हलचल को देखा और धीरे से कहा, अब हम केवल देख नहीं सकते, हमें समझना होगा कि संकेत क्या हैं और उन्हें सही ढंग से पढ़ना होगा। जो भी हम आज नहीं समझेंगे वही अगली रात हमारी कमजोरी बन जाएगी, और वही शक्ति जो हमारी अंतरात्मा की परीक्षा ले रही है उसे कोई नहीं रोक सकता। तीनों पंडित कोर्टयार्ड में खामोश खड़े रहे। सूरज की हल्की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी और मिट्टी के निशान धीरे धीरे नए रूप ले रहे थे। ये नई चुनौती थी, नई चेतावनी थी, और वही संकेत उन्हें अगली रात की ओर खींच रहे थे, जहां डर और सच्चाई अब और भी करीब होने वाली थी। रात अब गहरी हो चुकी थी और कोर्टयार्ड में अंधेरा हर तरफ फैल चुका था। तीनों पंडित कोर्टयार्ड के बीच खड़े थे। उनके हाथ में ताम्रपत्र और डायरी थी, पर नजरें लगातार मिट्टी पर बनी थीं। हवा ठंडी और भारी थी और पेड़ की शाखाएं हल्की हल्की सरसराहट कर रही थीं। माधव ने धीरे से कहा, तीसरी सुबह के बाद जो संकेत मिले वे अब पूरे कोर्टयार्ड में फैल चुके हैं, और इस रात की परछाइयां हमें बता रही हैं कि खेल खत्म नहीं हुआ, ये केवल गहराई में उतरने की शुरुआत है। रामेश्वर ने सिर झुकाकर देखा और कोर्टयार्ड की मिट्टी पर हल्की हलचल हो रही थी।
देखो, उसने फुसफुसाया, ये निशान केवल स्थिर नहीं हैं, वे धीरे धीरे घूम रहे हैं और ताम्रपत्र की रेखाएं चमक रही हैं। ये शक्ति हमें अपनी परछाइयों के माध्यम से चुनौती दे रही है, और जो देख सकता है वही अगले कदम के बारे में निर्णय ले सकता है। हरिदास ने कोर्टयार्ड के कोने में झुककर नई हलचल को देखा। उसकी आंखों में डर और उत्सुकता का मिश्रण था। उसने कहा, रात की परछाइयां केवल हमारे आसपास नहीं हैं, वे हमारे भीतर की परछाइयां हैं। हर डर, हर अपराध, हर छुपा हुआ लालच, वे सब अब जीवित हैं, और वही हमें चुनौती दे रहे हैं कि हम अपनी अंतरात्मा की गहराई में उतरें। जो इसमें सफल होगा वही अगले संकेत को समझ पाएगा। माधव ने धीमे से ताम्रपत्र की ओर देखा और बोला, ये शक्ति केवल देख नहीं रही है, वे हमारे डर, हमारी गलतियों और हमारी कमजोरियों को सामने ला रही है। ये कोर्टयार्ड अब केवल मिट्टी और ताम्रपत्र का स्थान नहीं है, ये एक दर्पण है जो हमें दिखा रहा है कि हमारी परछाइयां कितनी वास्तविक हैं, और जो अपनी परछाई से नहीं जीता वो खेल में पीछे रह जाएगा। रामेश्वर ने धीरे से कहा, मुझे महसूस हो रहा है कि ये कोर्टयार्ड अब हमारे निर्णयों का प्रतिबिंब बन गया है। जो हम सोचते हैं वही मिट्टी और निशानों में उतरता है, और जो हमारी सोच से बाहर है वही परछाइयां बनकर हमें डराती है। अब केवल सच बोलना या डर को पहचानना ही हमारी रक्षा कर सकता है। हरिदास ने कोर्टयार्ड की मिट्टी को छुआ। देखो, उसने कहा, ये हल्की हलचलें केवल संकेत नहीं हैं, ये चेतावनी है कि अगली रात हमारी अंतरात्मा की परीक्षा और कठिन होगी। जो हमारे भीतर सबसे गहरी परछाई है वही सामने आएगी, और यही हमें चुनौती दे रही है कि हम अपने डर और अपराध के साथ सीधा सामना करें। तीनों पंडित खामोश खड़े रहे। कोर्टयार्ड में हल्की सरसराहट, पेड़ की शाखाओं की हल्की हिलन और दूर से आती घंटी की धीमी झंकार ने माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया। मिट्टी के निशान अब गोल घेरे में धीरे धीरे घूम रहे थे और ताम्रपत्र की चमक मंद पड़ रही थी। लेकिन कोर्टयार्ड में हर हलचल और हर परछाई ने तीनों को ये एहसास दिलाया कि रात की ये परीक्षा केवल शुरुआत है। माधव ने धीमे से कहा, रात की परछाइयां हमें बता रही हैं कि डर और सच का मिलन अब अनिवार्य है। जो हम भीतर छुपा रहे हैं वही हमारी कमजोरियों को दिखा रहा है, और वही शक्ति अब हमें चुनौती दे रही है कि हम अपनी अंतरात्मा की गहराई में उतरें। अब केवल साहस ही हमें बचा सकता है। रामेश्वर ने सिर हिलाया और फुसफुसाया, तीसरी सुबह ने हमें सच का सामना कराया, लेकिन रात की परछाइयां हमें ये दिखा रही हैं कि अगली परीक्षा और कठिन होगी, और यही खेल अब असली रूप में शुरू होने वाला है। हरिदास ने कोर्टयार्ड की ओर देखा और धीरे से कहा, अब हम केवल दर्शक नहीं हैं, हमें खेल का हिस्सा बनना होगा, और जो इस रात की परछाइयों से डरेगा वही खुद को खो देगा, और जो अपनी परछाई का सामना करेगा वही अगली सुबह तक जीवित रहेगा। तीनों पंडित कोर्टयार्ड में खामोश खड़े रहे। रात का अंधेरा उनके चारों तरफ फैल चुका था। मिट्टी के निशान धीरे धीरे घूम रहे थे, ताम्रपत्र हल्की हल्की चमक रहा था, और कोर्टयार्ड की परछाइयां उनके भीतर और बाहर घूम रही थीं। ये रात उनके डर और साहस की परीक्षा थी, और वही उन्हें अगली सुबह की ओर खींच रही थी, जहां सच्चाई और रहस्य अब और भी गहराई में उतरने वाले थे। तुम देख सकते थे कि कोर्टयार्ड में रात की गहराई अब पूरी तरह हावी थी। पेड़ की शाखाएं हवा में हल्की हल्की हिल रही थीं, और मिट्टी के निशान गोल घेरे में लगातार घूम रहे थे। ताम्रपत्र अब हल्की चमक के साथ अपने स्थान पर टिके थे, और कोर्टयार्ड की परछाइयां उनके चारों ओर घेर रही थीं। तीनों पंडित खामोश खड़े थे। उनकी सांसें धीमी और स्थिर थीं, पर मन की धड़कनें उनके भीतर युद्ध कर रही थीं। माधव ने धीरे से कहा, अब वो समय आ गया है जब हमें केवल डर और गलती को पहचानना नहीं, बल्कि उसे अपने कर्मों और साहस के साथ बदलना होगा। यही अंतिम साजिश है। रामेश्वर ने सिर झुकाकर कोर्टयार्ड में फैलती अंधेरी परछाइयों की ओर देखा। तीसरी सुबह ने हमें सच सिखाया, और रात की परछाइयां हमें डर दिखा रही हैं, लेकिन अब खेल का अंतिम चरण शुरू हुआ है। जो हमारी अंतरात्मा की परीक्षा लेगा वही इसका उत्तर पाएगा, और जो अपनी परछाई का सामना करने में असफल रहेगा उसे मिट्टी और निशानों के बीच फंसा पाएगा। हरिदास ने अपनी डायरी खोली और धीरे से कहा, मैंने जो निशान और संकेत पिछले दिनों नोट किए वे अब स्पष्ट हो रहे हैं। ये कोर्टयार्ड केवल स्थान नहीं है, ये हमारे अंदर के डर और साहस का प्रतिबिंब है,
और जो इसे समझ जाएगा वही अंतिम विजय का पात्र बनेगा। माधव ने ताम्रपत्र उठाया और कोर्टयार्ड के बीच रखा। जैसे ही उसने इसे रखा, मिट्टी के निशान अचानक चमकने लगे और गोल घेरे का आकार और स्पष्ट हो गया। तीनों पंडित ने महसूस किया कि वही शक्ति अब सीधे उनके सामने प्रकट हो रही है। वे कोई दृश्य नहीं थी, बल्कि उनके भीतर के डर और अपराध की एक जीवंत परछाई बनकर उन्हें चुनौती दे रही थी। माधव ने धीमे से कहा, अब कोई बहाना नहीं, कोई छुपाव नहीं। जो सामने आएगा वही जीत हासिल करेगा और जो डर के सामने झुकेगा वही फंसा रहेगा। रामेश्वर ने अपनी आंखें बंद की और मन की गहराई में झांका। मैं अपने डर का सामना करता हूं, उसने धीरे से कहा। मैंने झूठ बोला, मैंने चुप्पी रखी, लेकिन अब मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं और वही शक्ति जो हमें चुनौती दे रही है, मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूं। हरिदास ने कोर्टयार्ड में कदम बढ़ाया। उसकी आंखों में अब केवल गंभीरता थी, कोई भय नहीं। मैं भी अपनी गलती स्वीकार करता हूं। मैं जानता हूं कि मेरी चुप्पियां और संदेह इस शक्ति को मजबूत कर रहे थे। अब मैं उसे सीधे चुनौती देता हूं और अपनी अंतरात्मा के साहस से इसे मात देने की कोशिश करूंगा। जैसे ही तीनों पंडित ने सच और साहस के साथ कोर्टयार्ड में अपने कदम रखा, मिट्टी के निशान और ताम्रपत्र की चमक अचानक तेज हो गई। कोर्टयार्ड में हल्की हवा का झोंका आया, पर वो हवा उनके डर को उड़ाने के बजाय उसे और स्पष्ट कर रही थी। कोर्टयार्ड की परछाइयां अब केवल उनके चारों ओर नहीं थीं, बल्कि उनके भीतर भी घूम रही थीं, जैसे उनके दिल और दिमाग का प्रतिबिंब बन गई हों। माधव ने गहरी सांस ली और कहा, अब कोर्टयार्ड में हर निशान, हर परछाई और हर चमक हमारे सामने सवाल रख रही है। जो हम अपनी अंतरात्मा की गहराई में उतरकर सही ढंग से जवाब देंगे, वही इसे मात देगा, और जो गलती करेगा वही कोर्टयार्ड में फंसा रहेगा। रामेश्वर ने धीरे से अपने हाथ में ताम्रपत्र को कसकर पकड़ लिया और कहा, मैं जानता हूं कि अब केवल साहस और सच्चाई ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, और वही शक्ति जो हमारे डर को जानती थी अब कोर्टयार्ड में स्थिर हो चुकी है, हमें परख रही है। और ये अंतिम परीक्षा है, अंतिम साजिश। हरिदास ने कोर्टयार्ड के बीच कदम रखा और धीरे से फुसफुसाया, अब कोर्टयार्ड केवल कोर्टयार्ड नहीं है, ये हमारा दर्पण है, हमारी अंतरात्मा का प्रतिबिंब है। जो डर, अपराध और लालच हमने छुपाए थे, वे सब सामने आ रहे हैं, और वही शक्ति हमें बता रही है कि केवल सच और साहस ही हमें अंतिम विजय दिला सकते हैं। तीनों पंडित कोर्टयार्ड में खामोश खड़े रहे। मिट्टी के निशान धीरे धीरे चमक रहे थे, ताम्रपत्र स्थिर थे और कोर्टयार्ड की परछाइयां हर तरफ फैल रही थीं। रात का अंधेरा और कोर्टयार्ड का माहौल अब इतना गहन था कि लगता था जैसे समय और स्थान खुद थम गए हों। तीनों पंडित ने एक दूसरे की आंखों में देखा और समझ गए कि ये अंतिम साजिश केवल उनकी अंतरात्मा के साहस और सच्चाई का इम्तिहान थी। और कोर्टयार्ड में वो शक्ति जो हमेशा उनके डर और गलती के बीच घूम रही थी, अब खामोश हो गई, जैसे ये स्वीकार कर रही हो कि तीनों ने अपनी अंतरात्मा की परीक्षा पास कर ली है। मिट्टी, निशान, ताम्रपत्र और परछाइयां अब स्थिर थीं और कोर्टयार्ड में हल्की रोशनी फैल गई। तीनों पंडित खामोश खड़े रहे। उनके भीतर राहत, थकान और गर्व का मिश्रण था। तीसरी सुबह, रात की परछाइयां और कोर्टयार्ड की अंतिम परीक्षा, सब ने उन्हें यह सिखाया कि केवल सच, साहस और आत्मस्वीकृति ही अंतिम विजय की कुंजी है। तीनों पंडितों की कहानी केवल रहस्य, सस्पेंस और परीक्षाओं की नहीं थी। ये उनके भीतर के डर, लालच, चुप्पियों और अपराध के साथ उनकी लड़ाई थी। कोर्टयार्ड में बने निशान, ताम्रपत्र और रात की परछाइयां, ये सब बाहरी संकेत नहीं थे, ये उनके मन, अंतरात्मा और निर्णयों का प्रतिबिंब थे। हर संकेत, हर हलचल, हर सपना और हर परीक्षा उन्हें ये दिखा रही थी कि वास्तविक शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। तीसरी सुबह और रात की परछाइयां हमें ये सिखाती हैं कि डर, चुप्पी और झूठ केवल हमें कमजोर बनाते हैं। जब तक हम अपने भीतर के सच और अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते, तब तक कोई शक्ति हमें बचा नहीं सकती। साहस, आत्मस्वीकृति और ईमानदारी ही वे औजार हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी हमें सही दिशा दिखाते हैं। कहानी की सबसे बड़ी सीख ये है कि हमारी असली परीक्षा बाहरी संकेतों या शक्ति की नहीं, बल्कि हमारे भीतर छुपे भय और संदेह की होती है। यदि हम अपने डर का सामना करते हैं, अपने अपराध और चुप्पियों को स्वीकार करते हैं और सच के रास्ते पर चलते हैं, तो कोई भी शक्ति, चाहे वो रहस्यमय या शक्तिशाली ही क्यों ना हो, हमें रोक नहीं सकती। तीनों पंडितों ने यह महसूस किया कि जितना डर और अपराध उन्होंने छुपाया था, उतना ही उनका संघर्ष कठिन था।
पर जब उन्होंने अपनी अंतरात्मा की गहराई में उतरकर सच स्वीकार किया तो कोर्टयार्ड में बनी शक्ति और निशान उनके डर के बजाय उनके साहस का सम्मान करने लगी। यही सबसे बड़ा ज्ञान और संदेश है कि सच्चाई और साहस हमेशा डर और भ्रम से जीतते हैं।